नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। ईरान इजराइल वॉर में आज ईरान को एक के बाद एक कई झटके हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने मॉस्को में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, लेकिन पुतिन ने सिर्फ मीडिएशन का प्रस्ताव दिया। क्या रूस खुलकर ईरान की मदद करेगा, इस पर पुतिन ने कुछ नहीं कहा। चीन ने ईरान पर अमेरिकी अटैक की सिर्फ आलोचना करके खामोशी अख्तियार कर ली। इसके बाद अब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दे रहा है। यह वो सी रूट है जिससे दुनिया को 20% ऑयल और 35% पेट्रोलियम गैस की सप्लाई होती है। इसे बंद किया तो ईरान को भी इनकम का भारी नुकसान होगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अमेरिका के जंग में उतरने से जोश में आए इजराइल ने आज फिर ईरान पर जबरदस्त अटैक किए हैं। ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट को फिर से निशाना बनाया है। तेहरान में ईरान की सेना के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है। ईरान ने भी इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। तेल अवीव में और हाइफा में मिसाइल से अटैक किए गए। कुल मिलाकर ईरान इजराइल की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। आज क्रूड ऑयल के दाम 5% से ज्यादा बढ़ गए। इस जंग में अब क्या होगा? अगर ईरान ने घुटने नहीं टेके तो अमेरिका क्या करेगा? क्या रूस और चीन ईरान की फौजी मदद करेंगे? अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट रूट बंद किया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? भारत पर इस जंग का क्या असर पड़ेगा? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वो ये कि अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए तो पाकिस्तान को भारी एम्बैरेसमेंट हुआ। जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को अपना नमक खिलाकर पाकिस्तान को पप्पू बनाया, उसे लेकर जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में खूब फजीयत हो रही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर कराची तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके बाद प्रेशर में आकर पाकिस्तान की सरकार को ईरान पर अमेरिका के अटैक की आलोचना करनी पड़ी, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि शहबाज शरीफ की सरकार ने जनरल मुनीर के कहने पर ट्रंप को शांति का नोबेल प्राइज देने की जो सिफारिश की थी, उसका क्या होगा? क्या पाकिस्तान की सरकार इस प्रस्ताव को वापस लेगी? इसका पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं व्हाइट हाउस पे लंच करके लौटे आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा। वो आज इस्लाम का गद्दार है, वो आज कुरान का तरीका का साथ दिया, वो आज इस्लाम का गद्दार है, वो आज कुरान का तरीका का। पाकिस्तान की अवाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से किस हद तक खफा है, उसी का सबूत है कराची की सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब। इस भीड़ में शिया भी हैं और सुन्नी भी, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी। इनके निशाने पर 4 लोग हैं: शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। इनका गुस्सा 2 बातों पर है। पहला तो यह कि जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो पाकिस्तानी हुकूमत ने ईरान की मदद क्यों नहीं की? अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान ने एक इस्लामिक मुल्क को मुसीबत के वक्त तन्हा क्यों छोड़ दिया? लोगों का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर तो दावा करते हैं कि पाकिस्तान का जन्म कलमा की बुनियाद पर हुआ, फिर वो इस्लामिक मुल्क ईरान के साथ खड़े होने के बजाय अमेरिका की चापलूसी में क्यों लग गए? पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि जनरल मुनीर अपने फायदे के चक्कर में ट्रंप की चालबाजी में फंस गए, ट्रंप को शांति का दूत बताने लगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत से ट्रंप का नाम नोबेल प्राइज के लिए फॉरवर्ड करवाया और 24 घंटों के भीतर ट्रंप ने असली रंग दिखा दिया, ईरान पर बम बरसा दिए। प्रदर्शन करने वालों ने कहा, आज तमाम मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान पर हंस रहे हैं
क्योंकि पाकिस्तान ऐसा इकलौता मुस्लिम मुल्क है जिसने गजा और ईरान पर हमले करने वाले इजराइल के सपोर्टर ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की मांग की। कराची में प्रोटेस्टर्स ने सड़क पर ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर चिपकाए। इन पोस्टर्स को पैरों से कुचला, अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के पोस्टर लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। मैं फ़कत अपनी हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें इस जलसे को, इस आवाम को कि जो ना सुन्नी है, शिया है, सब मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम सब ईरान के साथ खड़े हुए हैं। और आप इस सिचुएशन में ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देना चाह रहे हैं, जबकि जब से इस हुकूमत में आया है हमने नहीं देखा कि गजा पे कोई बमबारी रुकी हो, हमने नहीं देखा कि उसने फ़लस्तीन के लिए कुछ किया हो। दरअसल ये जंग ईरान की जंग नहीं है, ये दरअसल जंग इस्लाम की है। ये जंग ईरान में रुकेगी नहीं, ये उसके बाद अगला मरहला पाकिस्तान है। हमें आज अगर हम इसराइल के खिलाफ डट के खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आगे जंग नहीं बढ़ेगी। आज हमारी हुकूमत वक़्त से अफवाज पाकिस्तान से मुतालिबा है कि अमली तौर पे जो है इनक़िलाब इस्लामी ईरान के साथ खड़े। वाहिद डिमांड ये है कि ईरान की जिस तरीके से मुमकिन हो सफारती, अखलाकी, माली, अस्करी इमदाद की जाए, और ये इमदाद दर हकीकत पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की ज़मानत देती है। ये इमदाद पाकिस्तान की ईरान के लिए इस मौके पर दर हकीकत एक ऐसा इक़दाम होगा जिसे पाकिस्तान में सुनहरी हरफों से याद रखा जाए। पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि इन लोगों की अमेरिका और इजराइल से ज़्यादा शहबाज शरीफ की सरकार और फील्ड मार्शल जनरल मुनीर से नाराज़गी है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका का रवैया तो पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन इसके बाद भी आसिम मुनीर ट्रंप के नाम की माला क्यों जप रहे हैं? पाकिस्तान की हुकूमत ट्रंप को शांति का मसीहा क्यों बता रही है? ये समझ में न आने वाली बात है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा ब्लंडर खेला गया है, और वो ब्लंडर था जनाब बड़ा भागम भाग अमेरिका पहुंचना, सदर ट्रंप से मुलाकात करना, फिर उसका डंडोरा पीटना, और फिर उसके इमीडिएटली उनकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा ऑफिशियल तौर पर सदर ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना। अब ये तो सब पूरी दुनिया जानती है कि जनाब चापलूसी में तो हमारा कोई जवाब नहीं है, और जर्नैल जब आप जानते हैं जब तक वो चीफ नहीं बन जाता तब तक उसकी सारी ज़िंदगी इसी किस्म की चापलूसियों में ही गुजरती है, अपने इमीडिएट बॉस की और बॉस के बॉस की। अपनी कैलकुलेशन में थोड़े से गलत हो गए, और 36 घंटों के, यानी कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ को नॉमिनेट करने के 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आज जो है वो कंडमनेशन शाया करनी पड़ी फॉरेन ऑफिस की जानिब से। लेकिन ये इस बात को भी वाज़े करता है कि हमारी तरफ से एक बड़ा ब्लंडर हुआ है, और हमने चले अगर आपकी मुलाकात हो गई थी, आपने बड़ी शेखी मार ली, लेकिन आप तो वहाँ से ट्रंप के पास पहुँचे और गालबन आपने अपने आप को पेश किया कि जनाब हम ईरान से आपका मामला कराते हैं। हमारा अंदाज़ा ये था कि आपको ईरान के सिलसिले में कुछ टास्क भी दिए गए होंगे, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो बार बार ये दोहराते नज़र आ रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ईरान के मामले में 100% ट्रंप से एग्री करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनके साथ वो एग्री करते हैं तो फिर क्या वो ये एग्री करते हैं जो उन्होंने हमला किया अमेरिका ने ईरान के ऊपर, और क्या वो इस हमले के बारे में जानते थे, क्योंकि क्या ये बात उनसे शेयर की गई थी? ये बड़े अहम सवाल हैं। जो वन स्टेप मोर था, जो एक एग्रेसिव स्टेप था उनकी जानिब से नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन वाला, वो अब थोड़ा सा गले में अटक गया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान समेत ये सवाल कर रही है कि आज जो आपने कंडमनेशन छापी है इसके बाद क्या ये जो आपने रिकमेंडेशन की है अब इसको आप वापस लेंगे? क्योंकि पीस प्राइज़ तो अमन लाने के लिए दिया जाता है, दूसरे मुल्कों में बमबारी करने के लिए नहीं। पाकिस्तान की जमीयत उलमाए इस्लामी पार्टी के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो पाकिस्तान को धोखा देने जैसा है, इसलिए पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देने की जो सिफारिश की है उसे वापस लेना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस की इजाजत के बगैर किसी मुल्क पर हमला करने की उसको इजाजत भी नहीं, तो उसने अपने मुल्क के कानून की भी खिलाफ वर्जी की है और बैनुल अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी की है।
लिहाजा हमारा हक बनता है कि हम अपनी हुकूमत से दो टोक अल्फाज में इस बात का मुतालबा करें कि ट्रंप के लिए अमन नोबेल इनाम की सिफारिश वापस ली जाए। वो इस काबिल नहीं रहा। मैं एक बात ये भी आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते भी अमेरिका मुज़ाकरात में मसरूफ था और हमला किया। इस हफ्ते में भी उनके लोग मुज़ाकरात में मसरूफ थे और उसके बावजूद हमला किया। कैसे दुनिया एतमाद करे उनके ऊपर? जिस वक्त अमेरिका दुनिया में जंग को भड़का रहा है, उस पर तेल डाल रहा है, शोले भड़का रहा है, बारूद बरसा रहा है, अमन नोबेल इनाम की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती इस विषय। पाकिस्तान में सिर्फ आम लोग ही नहीं, सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं, मौलाना और मौलवी भी शहबाज शरीफ की सरकार और जनरल आसिम मुनीर को कोस रहे हैं। मौलानाओं ने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मौलानाओं ने कहा आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कह सकते हैं कि ट्रंप ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया, ईरान पर हमले की प्लानिंग की भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन अमेरिका ने गजा में सीज फायर के प्रस्ताव पर वीटो किया था। क्या उस वक्त जनरल आसिम मुनीर की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे? पाकिस्तान के मौलानाओं ने कहा शहबाज शरीफ की सरकार ने और जनरल मुनीर ने जानबूझकर सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसलिए ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के पत्रकार भी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। कुछ रिपोर्टर्स ने कहा कि व्हाइट हाउस में लंच के बदले आसिम मुनीर पाकिस्तान की विदेश नीति को, फॉरेन पॉलिसी को बेचकर आ गए। पूरी दुनिया से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तानी कौम का तमाशा उड़ा है। लोग हम पे तंज कर रहे हैं कि ये क्या हिमाकत की है पाकिस्तान ने। ट्रंप जैसे शख्स जिसको कोई हाथ मिलाना इस वक्त गवारा नहीं कर रहा, जिसकी कोई तारीफ करना गवारा नहीं कर रहा है, जिसको कोई सराहना नहीं चाहता, दुनिया में कोई उसका फैन क्लब बाकी नहीं रहा, लोग उससे बेजार हो रहे हैं। और आपने एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब वो दुनिया में नई जंगें छेड़ रहा है, वजीर खारजा इसहाक डार के दस्तखतों से खत भी भिजवा दिया गया है कि ट्रंप को हम नामजद कर रहे हैं। खत भी भिजवा दिया गया है। और आज सुबह यानी जब अमेरिका ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा था और उसके फाइटर जेट्स, उसकी सबमरीन, उसके B-2 बॉम्बर्स, ये सारा कुछ सिस्टम उसका हरकत में आ रहा था, उस वक्त पाकिस्तान खत लिख के भेज रहा था ट्रंप को अमन का पीस प्राइज देने के लिए। ये हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ इस हाइब्रिड निजाम ने हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ इस तोहमत को, इस कलंक को, इस ताने को इस कौम के साथ इसने नत्थी कर दिया। दुनिया हमें ताने मारा करेगी, अच्छा तुम वो कि जब ईरान पर हमला हो रहा था तुम बड़े बनते हो इस्लाम के मामे। अब पाकिस्तान क्या गजा की बात करने के काबिल है? पाकिस्तान क्या फलस्तीन की बात करने के काबिल है? किस मुंह से बात करेंगे? पाकिस्तान में इस बात की भी चर्चा है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी बॉम्बर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस से उड़ान भरी। जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका को पाकिस्तान के एयरबेस प्रोवाइड किए। इससे पाकिस्तानी अवाम में जबरदस्त नाराजगी है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने अपने फायदे के लिए अमेरिका की मदद की और इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान को बुरी तरह बेइज्जत करवाया। B-2 बॉम्बर्स जो है वो पाकिस्तान से उड़े हैं, जिन्होंने जाके हमला किया ईरान पे। आसिम मुनीर साहब ने अपने मफाद के लिए, अपने हम ख्याल लोगों के मफाद के लिए बहुत जल्दबाजी दिखाई और कहा कि हम उनको नॉमिनेट करते हैं नोबेल प्राइज के लिए, सिर्फ अपने मफाद के लिए। ये पाकिस्तान की सड़कों पर इनके पुर्जे उड़ेंगे। गालिब तो बच गए थे उनका एक शेर है कि सुना था गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तो चलो वो तो बच गए थे, ये नहीं बच पाएंगे। जब असदुद्दीन ओवैसी इस्लामिक मुल्कों में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के नेताओं ने ओवैसी को नकली मुसलमान बताया था।
आज जब पाकिस्तान में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, अमेरिका ने पाकिस्तान को मूर्ख बनाया, तो ओवैसी ने कहा अब तो पाकिस्तानी अवाम को भी अपनी सरकार और फौज की हकीकत समझ आ गई है। जो शख्स ईरान पर बम बरसा रहा है, उस शख्स को पाकिस्तान नोबेल प्राइज पीस देने की वकालत कर रहा है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था, और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था, तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से लेके वहां तक। पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम को नहीं, पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था, इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, एनपीटी का वायलेशन किया। तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया था क्या? कई दिन से गाना गाया जा रहा था, देखो कैसे अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा। मोदी के दावे पर सवाल उठाया गया कि ट्रंप उनके दोस्त हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो आसिम मुनीर को गोद में बिठा लिया। इंप्रेशन यह दिया गया कि ट्रंप भारत को बार बार एम्बेरस कर रहे हैं और पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं। अब पता चला कि ट्रंप ने असल में आसिम मुनीर को बंदर बना दिया। पाकिस्तान को लगा ट्रंप तो हमारे अब्बा जान हैं, मालिक हैं। शनिवार को पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया, और संडे को जब ट्रंप ने ईरान पर सबसे भयानक बम बरसाए तो पाकिस्तान कहने लगा तौबा तौबा, ये तो धोखा हो गया। पीस मेकर को पाकिस्तान बारबरिक कहने लगा। जिसे शांति का मसीहा कहा था, उसे 24 घंटे में मौत का सौदागर कह दिया। अगर आसिम मुनीर को यह लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 छोड़कर उन्हें व्हाइट हाउस में लंच कराने के लिए आए हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। अगर मुनीर को यह समझ नहीं आया कि ट्रंप ईरान पर हमला करने से पहले पाकिस्तान का मुंह बंद करना चाहते थे, तो मुनीर की समझ पर सवाल उठना लाजमी है। आपकी अदालत में ओवैसी ने ठीक कहा था कि ट्रंप मुनीर को नाच नचाएंगे और मुनीर नाचेंगे, और अब मुनीर के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नाचना पड़ रहा है। जो डिप्लोमेसी के चैंपियन बनते थे, उनकी हवा निकल गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, ईरान से लगने वाली पाकिस्तान की 1000 किलोमीटर लंबी सरहद का इस्तेमाल किया, और आसिम मुनीर को यतीम की तरह छोड़ दिया। अब सब कह रहे हैं कि मोदी ने ठीक किया, ट्रंप को फोन पर अपनी बात बताई और व्हाइट हाउस जाने से इनकार कर दिया। अमेरिका के डायरेक्ट अटैक के बाद अब ईरान दुनिया भर में अपनी मदद के लिए भीख मांग रहा है, मदद जुटाने की कोशिश कर रहा है। आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। हालांकि इस मीटिंग के बाद रूस ने ईरान की खुलकर मदद करने का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। पुतिन ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। पुतिन के प्रवक्ता ने बताया कि रूस ने ईरान को हर तरह की मदद का ऑफर दिया है। अब यह ईरान पर है कि वो रूस से किस तरह की हेल्प चाहता है। लेकिन पुतिन ने इराक को मदद की कोई बात नहीं कही। पुतिन ने सिर्फ इतना कहा कि वो ईरान इजराइल की जंग को रुकवाने के लिए मीडिएट करने को तैयार है। पुतिन ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर प्रेसिडेंट ट्रंप, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है, और अगर ईरान चाहेगा तो वो मध्यस्थ बनने को तैयार है। ईरान के ऊपर हमला बिना उकसावे के किया गया और इसको किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने अच्छे और भरोसेमंद रिश्ते हैं। हम अपनी तरफ से ईरान की जनता को मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी। मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और आपके देश के राष्ट्रपति से भी बात की थी। जिस वक्त ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को में पुतिन से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त
ईरान के पार्लियामेंट ने फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की जल संधि को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करीब 33 किलोमीटर चौड़ा सी रूट है, जिसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। इसे ग्लोबल ऑयल सप्लाई की जगुलर वेन कहा जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ऑयल के बड़े बड़े टैंकर हर दिन 20 मिलियन बैरल यानी करीब 320 करोड़ लीटर तेल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं। ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई के 20% से ज्यादा है। इसके अलावा दुनिया की 1/3 नेचुरल गैस भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर सप्लाई होती है। इस जल संधि को दुनिया के एनर्जी मार्केट का चोक पॉइंट कहा जाता है। वैसे तो ईरान के पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी इस फैसले पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मोहर लगना बाकी है। अगर ईरान हॉर्मुज को बंद करने का फैसला करता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झटका लगेगा। मिडिल ईस्ट से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले ज्यादातर देश क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इसी समुद्री रास्ते से प्राप्त करते हैं और इस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा चीन और भारत समेत एशिया के तमाम देशों को सप्लाई करता है। पिछले साल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से भेजा गया 84% क्रूड ऑयल और 83% नेचुरल गैस एशियाई देशों को सप्लाई किया गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले टोटल क्रूड ऑयल का 25% या 5.4 मिलियन बैरल तेल अकेले चीन को भेजा गया था, जबकि यूरोप और अमेरिका को यहां से 1 मिलियन बैरल तेल भी सप्लाई नहीं होता। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के हमले के जवाब में अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो एक बार फिर अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। Well, I guess you have two kinds of wars. You have मुझे लगता है कि आप आने वाले वक्त में दो तरह के युद्ध होते देखेंगे। इस इलाके में अमेरिका एसेट्स को टारगेट कर सकता है, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिका के 40,000 सैनिक तैनात हैं जो ईरान की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में हैं। उनके पास ऐसी हजारों मिसाइलें हैं। इराक में अमेरिका के 2,500 सैनिक हैं, सीरिया में शायद 1,000 से कम है। ये सब निशाने पर होंगे, तो अगर ईरान अमेरिका पर सीधा हमला करता है तो ये सब चपेट में आएंगे। ऐसी खबरें हैं कि ईरान की संसद ने हॉर्मुज जल संधि को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है और अब इसे सुप्रीम लीडर खामेनेई से मंजूरी का इंतजार होगा। ये ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का एक और मोर्चा होगा, क्योंकि ईरान हॉर्मुज को बंद करना चाहेंगे और अमेरिका खोलने की कोशिश करेगा, तो दोनों की नौसेनाओं के बीच टकराव होगा। एक और तरह का युद्ध ये होगा जिसमें हूती शामिल होंगे। इराक और सीरिया में ईरान समर्थक समूह शामिल होंगे। ईरान इजरायल और अमेरिकी हितों पर साइबर हमले भी कर सकता है, जिसमें उसकी काफी ताकत है। हालांकि कल के अटैक के बाद अब अमेरिका खामोश है, लेकिन इजराइल ने ईरान पर अटैक तेज कर दिए हैं। ईरान के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी भी जारी है। आज इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा देश के अलग अलग इलाकों में हमले किए। इन हमलों में ईरान के रिवॉल्यूशनरी सिक्योरिटी गार्ड्स के इंटेलिजेंस सेंटर के साथ साथ IRGC की सपोर्ट फोर्स बासिस के हेडक्वार्टर पर भी बम बरसाए गए। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि आज ईरान के 6 अलग अलग हवाई अड्डों पर बमबारी करके कई फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया गया। इजराइल ने यज़्द शहर के पास ईरान की मिसाइल लॉन्चर और स्टोरेज सेंटर को भी निशाना बनाया। तेहरान की बदनाम पुलिस एविन जेल के गेट पर ड्रोन से अटैक किया गया। इस हमले की वजह से एविन जेल का मेन गेट तबाह हो गया। एविन प्रिजन में खामेनेई की हुकूमत के सियासी विरोधियों को कैद करके रखा जाता है। इजराइल के इस हमले का मकसद तेहरान में बंद सियासी कैदियों को रिहा कराना था, ताकि वो जेल से बाहर आकर खामेनेई की हुकूमत के खिलाफ झंडा उठाएं। इजरायली सेना ने कहा कि उसके हमलों का मेन टारगेट खामेनेई की पर्सनल आर्म्ड फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC है,
क्योंकि खामेनेई की असल ताकत IRGC ही है। एक बार IRGC का खात्मा हो गया तो फिर खामेनेई की हुकूमत नहीं बच पाएगी। नोट करने वाली बात है कि आज इजराइल ने एक बार फिर ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर भी बमबारी की। इजराइल ने फोर्दो के न्यूक्लियर प्लांट तक जाने वाली सड़कों को तबाह करने के लिए बम बरसाए। इससे पहले अमेरिका ने जमीन से करीब 100 मीटर नीचे बने फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए थे। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने फोर्दो के अलावा नतांज और इस्फान के न्यूक्लियर प्लांट पर भी दुनिया के सबसे भारी भरकम GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए थे, जिससे ईरान की इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा था। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक ईरान के इन तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स को अमेरिकी हमलों से इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि इनकी भरपाई में काफी वक्त लग जाएगा। इसीलिए आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान में अपने गोल्स पूरे करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। אין ספק שזה משטר שרוצה לחסל אותנו, רוצה לחסל את קיומנו. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान हमें सफाए हस्ती से मिटाना चाहता है। वो हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहता है। इसलिए हमने ये अभियान शुरू किया ताकि हम अपने अस्तित्व के सामने खड़े खतरे को मिटा सकें, परमाणु हमले के खतरे को, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को। हम अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये मकसद पूरा करने के बेहद करीब हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनके कुछ हिस्सों को बहुत नुकसान हुआ है। हमने उनके वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया है। हमने सेंट्रीफ्यूज बनाने वाले कारखाने तबाह कर दिए हैं। यूरेनियम एनरिच करने वाले ठिकाने बर्बाद कर दिए हैं। हमने नतांज पर हमला किया। फोर्दो को काफी नुकसान हुआ। मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दी ही हमें इन हमलों के पूरे असर की रिपोर्ट मिल जाएगी और हम अपने सारे मकसद हासिल करने के लिए वचनबद्ध हैं। अब मैं आपको इस मामले में ईरान का पक्ष सुनवाता हूं। ईरान हथियार डालने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आज ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल्स की बरसात कर दी। ईरान ने इमाद, कद्र और फतेह 1 मिसाइल से इजराइल के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया। ईरान की सेना ने बताया कि युद्ध में आज पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरान की सेना ने खैबर शिकन मिसाइल लॉन्च का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और बताया कि आज उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और पोर्ट सिटी हाइफा के अलावा अशदोद में इजरायली एयरफोर्स के बेस को और अशकेलन शहर में इजरायली डिफेंस फोर्स के बेस को टारगेट किया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने आज 40 से ज्यादा मिसाइल्स और दर्जनों ड्रोन से इजराइल के मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। ईरान के हमले की वजह से पूरे इजराइल में एयर रेड के सायरन्स लगातार बजते रहे। ईरान के हमलों से इजराइल के कई शहरों में भारी तबाही मची है। सैकड़ों इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। ईरान के हमले से इजराइल के अशदोद शहर में पानी की सप्लाई रुक गई। अशकेलन शहर में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों में इमारतें तबाह होने की वजह से इजराइल के हजारों नागरिक अंडरग्राउंड शेल्टर्स और मेट्रो स्टेशन पर रहने को मजबूर हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ने कहा कि ईरान के मिसाइल अटैक से इजरायली दहशत में हैं और उनको अभी और नुकसान झेलना होगा। जिन शहीदों ने इस इनकलाब के दरख्त को अपने खून से सींचा है और अपनी बरसों की मेहनत से इसे हासिल किया है, हम उन शहीदों की महान आत्माओं को सलाम करते हैं। हम इस वक्त बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि हवाई क्षेत्र में आपके हमवतनों की मुहिम एक पल के लिए भी नहीं रुकी है और हमने जायोनिस्टों की रात की नींद और दिन का चैन खत्म कर दिया है। हालांकि अल्लाह के करम से हमने ये भी देखा है कि जैसे जैसे बमबारी बढ़ रही है, आवाम और एकजुट होती जा रही है। इस वक्त वतन के हर शोबे में, हर कोने में लोग मुत्तहिद हैं और हमें ये देखकर खुशी होती है। ऐसी खबरें आई हैं कि बहुत से लोग खुद ब खुद अर्धसैनिक बल बासिज में भर्ती होने उनके अड्डों पर जा रहे हैं।
हमें उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने बासज में रजिस्ट्रेशन कराया हो, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उन्हें जंग के लिए तैयार करेंगे। इस बीच ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने वाले B-2 बॉम्बर्स अमेरिका के व्हाइटमैन एयरबेस वापस पहुंच गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए था। अमेरिका का ईरान पर और अटैक करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीटर हेगसेथ ने भी कहा कि अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता। अमेरिका की ईरान से कोई लड़ाई नहीं है। अमेरिका को बस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से दिक्कत है और अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करके ये मकसद पूरा कर लिया है। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट से ईरान में खामेनेई की सत्ता बदलने, ईरान में रिजीम चेंज का शिगुफा जरूर छोड़ा, लेकिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने कहा अमेरिका ईरान से और लड़ाई नहीं करना चाहता, इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, अब और अटैक नहीं करेगा, लेकिन गेंद अब ईरान के पाले में है। अगर ईरान अमेरिकन एसेट्स पर या मिडिल ईस्ट में उसके साथियों पर अटैक करेगा तो फिर ईरान की खैर नहीं। We negotiated aggressively with the Iranians to try to find a peaceful settlement to this conflict. It was only when the president decided that the Iranians were not negotiating in good faith that he took this action. He didn't take it lightly, but I actually think it provides an opportunity to reset this relationship, reset these negotiations, and get us in a place where Iran can decide not to be a threat to its neighbors, not to be a threat to the United States, and if they're willing to do that, the United States is all ears. As the president said repeatedly, is that this maybe can reset here. The Iranians have a choice. They can go down the path of peace, or they can go down the path of this ridiculous brinksmanship, of funding terrorism, of trying to build a nuclear weapon, and that's just not something the United States can accept. We have no interest in boots on the ground. The president has actually been one of the fiercest critics of 25 years of failed foreign policy in the Middle East, which is why he did what he did. A very precise, a very surgical strike tailored to an American national interest, and that national interest is Iran cannot have a nuclear weapon. It would be a disaster for us and for our allies in the region. So I don't fear that this is going to become a protracted conflict, because I think that we have a president who knows what's in America's interest and is willing to do the things necessary to accomplish that interest. प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर बमबारी करके अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गैम्बल खेला है। अगर ट्रंप का दाव सही पड़ा तो ये अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ईरान की न्यूक्लियर धमकी खत्म हो जाएगी, ट्रंप हीरो बन जाएंगे। अगर ये बैकफायर किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी और ट्रंप फंस जाएंगे। ट्रंप ने चुनाव ये कहकर जीता था कि अमेरिका को दूसरों की लड़ाई में हाथ नहीं डालना चाहिए। इसलिए ट्रंप की प्रॉब्लम यह नहीं है कि उन्हें दुनिया के कई देशों ने ईरान पर बम बरसाने के क्रिटिसाइज किया। ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो अमेरिका मिडिल ईस्ट की लड़ाई में उलझ जाएगा और आमतौर पर ऐसी जंग जल्दी खत्म नहीं होती और ट्रंप को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ईरान गल्फ में अमेरिकन फोर्स को निशाना बनाएगा। हमास और हिजबुल्लाह अभी खत्म नहीं हुए हैं। चीन क्या चाल चलेगा ये कोई कह नहीं सकता। इसलिए आने वाले दिनों में ट्रंप को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और सतर्क रहना होगा। ईरान पर अमेरिकी अटैक के बाद आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई, लेकिन न तो कोई प्रस्ताव पारित हुआ, न यूएनएससी ने अमेरिका की निंदा की। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्हें चिंता है और बस चिंता जताकर काम चलाया। रूस और चीन ने भी ईरान पर अमेरिकी अटैक की निंदा करके पूरे मामले से किनारा कर लिया। यूएन में रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि अमेरिका के अटैक ने ईरान इजराइल की जंग को भड़काने का काम किया है, जिसकी चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ सकता है। यूएन में चीन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और रूस ने सिक्योरिटी काउंसिल में तुरंत सीज फायर करने का प्रस्ताव पेश किया है। सभी देशों से इसको समर्थन करने की मांग की है।
इसके बाद ईरान ने यूएन की खामोशी पर सवाल उठाए। ईरान के राजदूत ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करके जंग की आग में घी डालने का काम किया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका के खिलाफ बयान जारी करने से भी डर रही है। इसलिए अब ईरान की सेना सही वक्त पर अमेरिका को सबक सिखाएगी, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ बयानबाजी का अड्डा बनकर रह गई है। आज एक बार फिर साबित होगा कि यूनाइटेड नेशंस में अब कोई दम नहीं बचा। यूएन अब किसी के काम का नहीं रहा। न रूस और यूक्रेन की वॉर को रोक पाया, न इजराइल को फिलिस्तीन पर हमला करने से रोक पाया, और न ही इजराइल और ईरान की जंग में कुछ कर पाया, और न ही अमेरिका को ईरान पर बम बरसाने से रोक पाया। दुनिया 21वीं शताब्दी में पहुंच गई है, पर यूनाइटेड नेशंस का रिस्पांस अभी भी 18वीं सेंचुरी वाला है। भारत की नजरों से देखें तो पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री है, बस यूएन को यह नहीं पता। सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कहां घसीट कर मारा था, बस यूनाइटेड नेशंस की आंखें बंद हैं। सारी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट कहां आराम से बैठा है, बस यूनाइटेड नेशंस इससे अनजान है। मुझे लगता है कि अब दुनिया को यूएन नाम की गूंगी गुड़िया की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म्स की जरूरत है, यह पुराने तरीके से नहीं चल सकता, लेकिन यूएन बदलने को तैयार नहीं है, और जो वक्त के साथ नहीं बदलते उनकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है। अब बात करते हैं अपने देश की राजनीति की। आज 4 राज्यों की 5 असेंबली सीट्स पर हुए बाई इलेक्शन के नतीजे आ गए। सिर्फ केरल की नीलांबूर सीट ऐसी है जो कांग्रेस ने एलडीएफ से छीन ली है। इस सीट पर कांग्रेस के आरिदान शौकत ने जीत हासिल की। बाकी 4 सीटों पर जो सीट जिस पार्टी के पास थी उसके पास ही रही। बंगाल की कलीगंज सीट तृणमूल कांग्रेस की अलीफा अहमद ने जीती। यह सीट पहले भी ममता की पार्टी के पास ही थी, लेकिन जीत के जश्न में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बम चलाए और इस इलाके में बमबाजी में एक 13 साल की मासूम लड़की की जान चली गई। बंगाल के अलावा पंजाब की एक और गुजरात की 2 सीटों पर चुनाव हुए थे। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार जीता। गुजरात में मेहसाणा जिले की कड़ी असेंबली सीट पर बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने 38,000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हटाया, जबकि बिसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा बरकरार रहा। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने बीजेपी के उम्मीदवार को 17,000 वोटों से हराया। आज आए नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी विसावदर सीट की हो रही है, क्योंकि 2022 के चुनाव में भी ये सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी का विधायक बीजेपी में शामिल हो गया था। इसलिए इस सीट पर बाई इलेक्शन हुआ और ये सीट एक बार फिर केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार ने जीत ली। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जोश में है। आज केजरीवाल ने कहा, गुजरात हो या पंजाब, बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने पूरी तरह बीजेपी का साथ दिया, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाई। केजरीवाल से पूछा गया कि राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट सीट से जीतकर विधायक बन गए हैं, तो क्या आप केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा में आएंगे? इस पर केजरीवाल ने कहा कि वो राज्यसभा सांसद नहीं बनेंगे। संजीव अरोड़ा की जगह कौन राज्यसभा जाएगा, इसका फैसला पार्टी करेगी। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में। आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 सीटों पे जो कांग्रेस के छोड़ के गए थे, पिछले साल चुनाव हुए थे, 5 की 5 सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी के पास चली गई। 1 सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है,
बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। केजरीवाल की इस बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा कि वो इस सीट से राज्यसभा में नहीं जाएंगे। पंजाब में राज्यसभा की सीट स्पेशली खाली करवाई गई, सीट छोड़ने वालों को असेंबली का इलेक्शन लड़वाया, चुनाव में पूरी जान लगाई। अगर केजरीवाल को इस सीट से राज्यसभा में नहीं जाना था तो इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत थी, बाई इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। और अगर केजरीवाल राज्यसभा में चले जाएंगे तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। इसीलिए सबको लगता है कि थोड़े दिन में वो अपनी बात से पलट जाएंगे और राज्यसभा में चले जाएंगे। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। लालू प्रसाद यादव आरजेडी की कमान अपने पास ही रखेंगे, वो आरजेडी के अध्यक्ष बने रहेंगे। आज लालू यादव ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में नॉमिनेशन फाइल किया। हालांकि चुनाव सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि लालू के सामने किसी और ने पर्चा नहीं भरा, इसलिए 13वीं बार भी उनका आरजेडी का अध्यक्ष चुना जाना तय है। हालांकि अब सब जानते हैं कि पार्टी की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथ में है। चुनाव में भी वही पार्टी को लीड करेंगे। इस वक्त लालू यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवार की अंदरूनी कलह को लेकर है। आज तेज प्रताप ने कहा बुरे वक्त में उनका कोई साथ नहीं दे रहा, परिवार से उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन वो हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। तेज प्रताप ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, नई पार्टी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव के मैदान में उतरेंगे। तेज प्रताप ने कहा 4 लोगों ने साजिश करके उन्हें परिवार और पार्टी से निकलवाया है, उनकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक किया है। वक्त आने पर वो उन लोगों के नाम बताएंगे। अपने हक के लिए उन्हें कोर्ट गए जाना पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे। बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए बिहार सरकार उन्हें सुरक्षा दे। कुछ 4-5 लोगों के माध्यम से साजिश करके जिस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला गया, ये पूरी बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। जो राजद में बैठे हैं वो लोग पूरे तरीके से हमको सोचे कि अकेला पड़ जाएगा तो इसको दबा देना है, तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं है। हम खुला चुनौती भी देने का काम करते हैं। तो अब हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। न्याय मेरा जनता करेगा। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया, तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और खासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों को के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं देता है। नहीं, हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? पार्टी बना करके लोग चुनाव लड़ता है क्या? क्यों नहीं लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। कोई रोक लेगा क्या हमको? तेज प्रताप यादव की बातों को कोई खास मतलब नहीं है। उनकी पहचान सिर्फ लालू यादव के बड़े बेटे के तौर पर है। वो विधायक बने, मंत्री बने सिर्फ इसलिए कि लालू जी ने उन्हें बनाया। अगर वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो जीतना मुश्किल होगा, लेकिन इससे लालू यादव को चुनाव के दौरान थोड़ी बहुत एम्बेरसमेंट जरूर झेलनी पड़ेगी, ये तय है। जहां तक लालू के फिर से पार्टी अध्यक्ष बनने की बात है, किसी को इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पार्टी उनकी, परिवार उनका, अध्यक्ष पद उनका। खबर तो तब बनती अगर लालू यादव अपनी जगह तेजस्वी को अध्यक्ष बना देते, लेकिन ना उसका मौका है और ना उसकी जरूरत पड़ेगी।
अब मैं आपको दिखाता हूं आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में किस कदर हंगामा हुआ। आज बीजेपी के 4 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। असल में स्पीकर विमान बोस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वो सारी स्पीच रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दी जो उन्होंने शुक्रवार को सदन में दी थी। बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया। ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के भाषण में बीजेपी विधायकों ने रुकावट डाली। इसके बाद स्पीकर बिमान बनर्जी ने बीजेपी के चीफ विप शंकर घोष, अग्निमित्रा पॉल, दीपक बर्मन और मनोज उरांव को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। विधायक जब सदन से बाहर नहीं गए तो मार्शल से कहकर उन्हें बाहर फेंकवा दिया गया। इसके बाद बाकी बीजेपी विधायक भी सदन से बाहर निकल गए और असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट किया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी विधायकों ने मार्शल्स की पिटाई की है जिससे उन्हें चोट आई है। बीजेपी विधायकों पर माइक तोड़ने का भी आरोप लगाया गया। दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों का आरोप है कि मार्शल्स ने उनके साथ मारपीट की। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के अंदर हुए हमले की एफआईआर दर्ज कराई है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा स्पीकर ने संविधान विरोधी काम किया, नियमों का वायलेशन करके उन्हें सस्पेंड किया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थर्सडे को जो वक्तव्य रखे थे वो पूरा स्पीकर साहब एक्सपंज कर दिए। कारण ये है कि आप लोग सरकार के तरफ के वक्तव्य नहीं सुने, आप लोग निकल गए। ये नियम आपका विधानसभा में लिखा हुआ है क्या? हम लोग सारे विधायक आज प्रतिवाद किए, जगह में खड़ा होकर प्रतिवाद किए, कागज भी आज फेंके नहीं, फाड़े नहीं। 4 जन को आज बर्खास्त कर दिया है, पूरा सेशन के लिए बर्खास्त किया गया है। लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। आप आरोप लगाए कि हम लोग माइक तोड़े हैं, तो सीसीटीवी कैमरा है, हम लोग भी देखेंगे कि कौन माइक तोड़ा है। आपका सिक्योरिटी को लेकर बहुत हैकल किया, आज हमको महिला सिक्योरिटी हैकल के मेरा साड़ी फाड़ दिया गया और हमारे पुरुष भाइयों का एमएलए का माने फेंक कर मारा गया। सिक्योरिटी को देकर आपको मारा जाएगा और बाद में डिस्पेंसरी में भेजकर नाटक करके उसका बैंडेज किया गया है। सिक्योरिटी लोग सब 14 जन सिक्योरिटी बैंडेज बांधा हुआ है। मैंने सोचिए हम लोग का क्या ताकत। हम लोग 5-6 जन 14 सिक्योरिटी को पूरा धूलिसात कर दिया है। ममता बनर्जी अच्छा है, डर अच्छा लगा। 26 में देखिए आगे आगे होता है क्या। विधानसभा में जो हंगामा हुआ उसे कुणाल घोष ने ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कालीगंज उपचुनाव की हार को छुपाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा। कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी विधायकों के हमले में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, इसलिए बीजेपी के नेताओं के खिलाफ और सख्त एक्शन होना चाहिए। ये भाजपा वो तो पूरा उसका पास असेंबली में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्राइव कर रहा है बंगाल को, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रहा है। और आज कालीगंज बाई इलेक्शन में भाजपा बुरी तरह से हार रहा है। उससे डाइवर्ट करने के लिए प्लानफुली गोलमाल किया और सिक्योरिटी पर्सनल को इंजर्ड किया ये भाजपा वालों ने। उसका अपना जो फेलियर है, लगातार जो फेलियर चल रहा है, पब्लिक बंगाल का जनता भाजपा को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये किस्सा से नजर घुमाने के लिए वो नोटंकी जैसे सीन क्रिएट किया वो लोग। पश्चिम बंगाल असेंबली में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच इस तरह का टकराव कोई नई बात नहीं है। ये सीन रोज देखने को मिलते हैं। लेकिन चिंता की बात है कि न ममता बनर्जी की पार्टी को और न बीजेपी के विधायकों को इस बात की फिक्र है कि उनके बर्ताव पर जनता क्या सोचेगी, जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा।